यार दोस्तों, आज अपन बात करेंगे एक पशुपालन के बहुत महत्वपूर्ण पेपर के बारे में। तो सबसे पहला प्रश्न है, सिंचित क्षेत्रों में हरी फसलें उगाकर 1 हेक्टेयर क्षेत्र में कितनी गायें रखी जा सकती है? 2 से 4, 10 से 12, 8 से 10 और 14 से 16। तो 1 हेक्टेयर के अंदर हरी फसलें उगाकर 8 से 10 गायें पाली जा सकती है। अगला प्रश्न देखिए, प्रजनन काल में भेड़ को अतिरिक्त राशन देना कहलाता है। फ्लूसिंग अप, स्टेमिंग अप, खुराक और प्रजनन राशन। तो प्रजनन काल में भेड़ को अतिरिक्त राशन देना फ्लूसिंग अप कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए, एक गाय को गर्भधारण के कितने महीनों के बाद गर्भावस्था राशन देना चाहिए? 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7 और 7 से 8। तो अपन से पूछा जा रहा है कि एक गाय को गर्भधारण जो राशन दिया जाता है, जिसे अपन बोलते हैं स्टेमिंग अप राशन भी अपन उसको बोलते हैं। तो स्टेमिंग अप राशन देने का समय होता है, तो ये होता है जब मादा पशु 5 से 6 माह की गर्भवती हो जाती है, तब ये राशन दिया जाता है। अगला देखिए, गाय को प्रतिदिन 100 किलो शरीर भार पर कितना सूखा चारा दिया जाता है? तो देखो, हमेशा पशुओं को शुष्क जो चारा दिया जाता है, सूखा जो चारा दिया जाता है, वो दिया जाता है शरीर भार के आधार पर। तो कभी आपसे पूछा जाता है कि सूखा चारा किसके आधार पर दिया जाता है? शरीर भार के आधार पर दिया जाता है। और अगर अपन से पूछे तो देखो, यहाँ पे पूछा गया है कि गाय को प्रतिदिन 100 किलो शरीर भार पर कितना देंगे? तो 2 से 2.5 किलो देंगे। अगर भैंस का पूछा जाता तो भैंस को 2.5 से 3 देते, और अगर भेड़ और बकरी का पूछा जाता तो भेड़ और बकरी को 3 से 4 किलोग्राम सूखा चारा 100 किलो शरीर भार पर प्रतिदिन खिलाया जाता है। अगला देखिए, गाय को 1 किलो दाना कितने दूध उत्पादन पर दिया जाता है? 2 किलो पर, 2.5 किलो पर, 3 किलो पर, 3.5 से 4 किलो पर। तो गाय को जो 1 किलो दाना दिया जाता है, वो दिया जाता है 3 किलो दूध उत्पादन पर। अगला देखिए, भैंस को प्रतिदिन 100 किलो शरीर भार पर कितना सूखा चारा दिया जाता है? देखो, यदि भैंस का वजन 100 किलो है तो उसे कितना सूखा चारा दिया जाता है? 2 किलो, 2 से 2.5, 2.5 से 3 और 1.5 से 2। तो उसे 2.5 से 3 किलोग्राम सूखा चारा दिया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, भैंस के संतुलित आहार में होता है। तो देखिए, भैंस का जो संतुलित आहार है, अब आपसे कभी गाय का पूछा जाए भैंस का, तो देखो, पशु को एक तो खिलाया जाता है दाना और एक खिलाया जाता है चारा। तो याद रखो, दाना हमेशा कम खिलाया जाता है और चारा ज़्यादा खिलाया जाता है। तो अपन इसको 1/3 लिख सकते हैं और इसको लिखते हैं 2/3। दाना को अपन यहाँ पे बाटा बोल सकते हैं और चारे को अपन यहाँ पे रफेज बोल सकते हैं। तो अब आप देखिए, रफेज 2/3 भाग ढूंढिए, तो 2/3 इसी के अंदर आ रहे और 1/3 आ रहा है बांटा। तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा ए वाला। अगला प्रश्न देखिए, किस पशु में चारा खाने की क्रिया ब्राउजिंग कहलाती है? भेड़ में, ऊंट में, बकरी में और गाय भैंस में। तो देखिए, सबसे पहले ब्राउजिंग क्या होता है? तो ब्राउजिंग देखो, ये जमीन और यहाँ पे एक पेड़ उगा हुआ है, ये मान लीजिए यहाँ पे एक पेड़ उगा हुआ है, और बकरी यहाँ से आगे वाले पैरों को पेड़ पर रखकर और पेड़ से फूल और पत्तियों को खाती है। तो इस प्रकार जो चारा खाती है उस क्रिया को ब्राउजिंग बोलते हैं, और ब्राउजिंग का जो संबंध है वो हो जाएगा बकरी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस की कमी से पशुओं में प्रजनन संबंधित विकार हो जाते हैं? कैल्शियम की कमी से, मैग्नीशियम की कमी से, टोकोफिरोल की कमी से और राइबोफ्लेविन की कमी से। तो देखिए, जब पशुओं में विटामिन ई की कमी हो जाती है तो प्रजनन से संबंधित विकार आ जाते हैं, क्योंकि विटामिन ई की कमी से पशुओं में बांझपन आ जाता है, और विटामिन ई को अपन प्रजनन संबंधित विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न आ जाइए, साइलेज बनाने वाली फसलों में किसकी मात्रा अधिक होती है? जल, वसा, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन। तो जो साइलेज बनाने वाली फसलें होती है उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि देखिए, साइलेज बनाया जाता है मक्का का, ज्वार का और बाजरे का। तो मक्का और ज्वार जो बाजरा है, ये सारे के सारे ग्रेमिनी परिवार के और अनाज वाली फसलें और अनाज वर्गीय जो परिवार होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट्स राइट हो जाएगा। अगला देखिए, पशु के द्वारा एक बार में खाया गया आहार कहलाता है? राशन, खुराक, संतुलित आहार और स्टेमिंग अप। तो देखो, एक बार में जो भी राशन खाया जाता है उसे कहा जाता है खुराक। तो आप इसे डाइट भी कह सकते हो। तो एक बार में खाया गया जो राशन होता है उसे अपन खुराक कहते हैं। अगला देखिए, पशु के आहार का मुख्य भाग है
वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और विटामिन। तो पशु के आहार का जो मुख्य भाग होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट्स। अगला देखिए, वर्ष भर हरा चारा देने वाली फसल कौन सी है? रिचका, ज्वार, बाजरा, मक्का। तो वर्ष भर जो हरा चारा देने वाली फसल है वो है रिचका। अगला प्रश्न देखिए, हे बनाने वाली फसलों में किसकी मात्रा अधिक होती है? जल, वसा, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन। तो हे बनाने वाली जो फसलें होती है उसमें प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है, क्योंकि हे बनाया जाता है बरसीम और रिचका। तो बरसीम और रिचके का बनाया जाता है और ये दोनों लेग्यूमिनेसी परिवार के होते हैं, और लेग्यूमिनेसी परिवार में दलहनी मुख्यतः आती है और दलहनी प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत होती है। इसीलिए हे बनाने के लिए जो बरसीम और रिचके का प्रयोग किया गया था तो ये प्रोटीन की सर्वोत्तम स्रोत मानी जाती है। अगला प्रश्न देखें, दूध देने वाली गाय को किस खनिज लवण की आवश्यकता होती है? गंधक, जिंक, लौह तत्व और कैल्शियम। तो दूध देने वाली गाय को सर्वाधिक कैल्शियम की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न देखिए, भैंस को 1 किलो दाना कितने दूध उत्पादन पर दिया जाता है? 2 किलो पर, 2.5 किलो पर, 3 किलो पर और 3 से 3.5 से 4 किलो पर। तो जो भैंस होती है उसको 2.5 किलो दूध उत्पादन पर 1 किलो दाना दिया जाता है। अगला देखिए, डोकिंग क्रिया का संबंध है सींग की बड़ को हटाना, पूंछ को काटना, सींग को काटना और खुर को काटना। तो जो डोकिंग होता है उसका अर्थ होता है पूंछ काटना, और ये पूंछ जो होती है वो मुख्यतः सिप के अंदर काटी जाती है। और अगली बात आपसे पूछी जाए कि ये पूंछ कब काटनी जाती है, तो ये भेड़ के जन्म के 1 से 2 सप्ताह पर काटी जाती है। ऊन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए भेड़ के अंदर पूंछ काटी जाती है। अगला देखिए, बछड़े को माँ के साथ रखकर पालना क्या कहलाता है? सकलिंग, विनिंग, ऑर्पन काप और डिवर्मिंग। तो नवजात बछड़े को माँ के साथ रखकर पालना कहलाता है सकलिंग, अलग रखकर पालना कहलाता है विनिंग। अगला देखिए, नवजात बछड़े में सींग रोदन की उपयुक्त उम्र क्या होगी? यानी कि सींग की बड़ को हटाना डिबडिंग कहलाता है, और उस डिबडिंग को ही सींग रोदन के नाम से जाना जाता है। 1 से 2 सप्ताह, 15 से 20 दिन, 1 सप्ताह और 3 से 4 सप्ताह। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा 1 से 2 सप्ताह। नवजात बछड़े में सींग रोदन, सींग की बड़ को हटाना क्या कहलाता है? तो अभी मैंने आपको बताया था उसको डिबडिंग कहा जाता है। अगला आ जाइए, सींग रोदन की सबसे सर्वोत्तम विधि कौन सी है? इलेक्ट्रॉनिक डीवर्निंग मशीन विधि, रासायनिक विधि, दोनों, या बुल्डीजो कास्ट्रेटर। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक डीवर्निंग मशीन भी सींग रोदन की विधि है और रासायनिक भी उसकी विधि है, लेकिन सबसे सर्वोत्तम और वैज्ञानिक जो विधि है वो रासायनिक विधि मानी जाती है। इसके अंदर 2 प्रकार के रसायन काम में लिए जाते हैं, एक होता है KOH और एक होता है NaOH। KOH का पूरा नाम होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक पोटास, जबकि NaOH का होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा। लेकिन दोनों ऑप्शन में आ जाते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है KOH का। अगला प्रश्न देखिए आप, नवजात बछड़े में जन्म से सींगों का अनुपस्थित होना कहलाता है डिवर्निंग, डिबडिंग, पोल्ड और डोकिंग। तो देखिए, जन्म से सींगों का अनुपस्थित होना, जैसे आपने एक बकरी का नाम सुना होगा टोगन वर्ग, जिसे अपन मिल्क चैंपियन के नाम से जानते हैं, चॉकलेट कलर होता है, इसके अंदर नर मादा दोनों सींग रहित होते हैं, तो ऐसी वाली कंडीशन को अपन पोल्ड कहते हैं। अगला देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का मुख्यतया प्रयोग किया जाता है पशुशाला की सफाई में, बर्तनों की सफाई में, सींग रोदन में, उपरोक्त सभी में। तो जो सोडियम जो हाइड्रोक्साइड होता है इसका प्रयोग मुख्यतया किया जाता है सींग रोदन के अंदर। अगला आ जाइए, सींग रोदन हेतु मुख्यतया कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? तो मैंने आपको अभी बताया था कि अगर ऑप्शन में KOH और NaOH दोनों आ जाए तो आप देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH आ गया, कास्टिक पोटास यानी कि ये भी KOH हो गया, तो A व C दोनों ऑप्शन में आ गया, तो इसका फाइनल उत्तर राइट हो जाएगा अपना D वाला। अगला आ जाइए, नवजात बछड़े को शरीर भार का कितना खीस पिलाना चाहिए? 1/10, 1/5, 1/2 और 1/8। तो नवजात बछड़े को शरीर भार का 1/10 खीस पिलाना चाहिए। अगला देखिए, बछड़े के आहार स्वरूप खीस का सबसे प्रमुख कार्य क्या है? यानी कि अगर आप नवजात बछड़े को खीस पिला रहे हो तो उसका सबसे प्रमुख कार्य क्या है? दांतों का सही विकास होना, तो ये भी गलत है।
आंखों की रोशनी प्रदान करना, ये भी गलत है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को सशक्त करना, तो ये बिल्कुल सही है। अगला आ जाइए, बछड़े व बछड़ियों में सींग को हटाने के लिए प्रयोग में लेते हैं साधारण नमक, फिटकरी, कास्टिक सोडा और मीठा सोडा, तो इसका आंसर राइट हो जाएगा कास्टिक सोडा। अगला आ जाइए, गाय का प्रसव उपरांत प्रथम दूध कहलाता है टोंड, मक्खन, दूध और कोलेस्ट्रम, तो आंसर राइट हो जाएगा कोलेस्ट्रम कहलाता है, जिसे अपन खीस कहते हैं। प्रश्न देखिए, नवजात बछड़े में नाभि को काटने के पश्चात नाभि पर लगाया जाता है एंटीबायोटिक, कृमिनाशक, एंटीसेप्टिक और इक्बोलिक। तो देखिए, नाभि पर लगाया जाता है टिंचर आयोडीन और पोविडीन, और टिंचर आयोडीन पोविडीन एंटीसेप्टिक दवा का काम करते हैं। अगला देखिए, डोकिंग की क्रिया मुख्यतः किन पशुओं में की जाती है? तो अभी मैंने आपको बताया था डोकिंग की क्रिया मुख्यतः भेड़ों में की जाती है। पूंछ काटने की उपयुक्त उम्र, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, 1 से 2 सप्ताह के अंदर या 10 से 15 दिन के अंदर पूंछ काट देनी चाहिए। नवजात बछड़े को माँ से अलग रखकर पालना क्या कहलाता है? तो देखिए, साथ में रखकर पालना तो कहलाता है सकलिंग, अलग रखकर पालना कहलाता है विनिंग, तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा बी। जिसकी माँ मर गई हो वो अनाथ बछड़ा ऑर्फन काफ कहलाता है, और बेड के अंदर या नॉर्मली गाय भैंसों में जो पूंछ काटने की क्रिया होती है वो डोकिंग कहलाती है। अगला, नवजात बछड़े को खीस नहीं मिलने पर दिया जाता है सरसों का तेल, अरंडी का तेल, मैग्नीशियम सल्फेट और दूध। तो अरंडी का तेल दिया जाता है, और अरंडी का तेल दिया जाता है 10 ml 2 से 3 बार करके। पशुओं की गणना की जाती है मुंह की ओर से, पूंछ की ओर से, दाईं ओर से और बाईं ओर से। तो पशुओं की गणना की जाती है पूंछ की ओर से, तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा बी वाला। अगला प्रश्न देखिए, पशुओं को किस ओर गिराया जाता है? बाईं ओर, दाईं ओर, दोनों तरफ या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, पशुओं को गिराया जाता है दाईं ओर, क्योंकि बाईं ओर आमाशय होता है और आमाशय की तरफ गिराने से पाचन संबंधित गड़बड़ी हो सकती है, इसीलिए पशु को दाईं ओर गिराया जाता है। और जब पशु गर्भवती होता है तो उसे दाईं ओर नहीं गिराया जाता, उस समय उसे बाईं ओर गिराया जाता है, लेकिन जानवर को कुछ समय के लिए भूखा रखा जाता है। अगला आ जाइए, पशुओं में आमाशय किस ओर पाया जाता है? बाईं ओर, दाईं ओर, दोनों तरफ फैला होता है, इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, पशुओं में जो आमाशय होता है वो तो पाया जाता है बाईं ओर, जबकि गर्भाशय पाया जाता है दाईं ओर। पशुओं में दूध किस ओर से निकाला जाता है? बाईं ओर, दाईं ओर, दोनों तरफ या इनमें से कोई नहीं? तो पशुओं में जो दूध निकाला जाता है वो निकाला जाता है बाईं ओर से। उसके बाद अगला देखिए, पशुओं को जमीन पर गिराना कहलाता है पास्टिंग, कास्टिंग, सकलिंग और ग्रूमिंग। तो पशुओं को जमीन पर गिराना कहलाता है कास्टिंग। अगला आ जाइए, रुमंती पशुओं में डेंटल पेड़ पाया जाता है। तो देखिए, इसके अंदर आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना कि इंसाइजर जो दांत होते हैं वो ऊपरी जबड़े के अंदर होते हैं 0, जबकि निचले जबड़े के अंदर उनकी संख्या होती है 4 जोड़ी, यानी कि टोटल 8। लेकिन ऊपरी जबड़े में इंसाइजर दांतों के स्थान पर मांसपेशियों का बना हुआ पेड़ पाया जाता है, जिसे डेंटल पेड़ कहते हैं। तो देखो, ऊपरी जबड़े में इंसाइजर दांतों के स्थान पर डेंटल पेड़ पाया जाता है, तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा ए वाला। अगला देखिए, गोवंश कितनी आयु पर सभी दांत आ जाते हैं? यानी कि जो गाय भैंस होती है उनमें कितनी आयु पर सभी दांत आ जाते हैं? 2 से 3 वर्ष, 3 से 4, 4 से 5 और 5 से 7। तो लगभग 4 से 5 वर्ष में सभी दांत आ जाते हैं। अगला देखिए, अगर किसी पशु के सींगों पर छल्लों की संख्या 6 है तो पशु की उम्र क्या होगी? तो देखिए, उम्र ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है उम्र बराबर छल्ला प्लस 2। तो छल्ले है 6, तो यहाँ पे 2 बराबर उम्र हो गई 8 वर्ष। तो इसका उत्तर राइट हो गया सी वाला। अगला प्रश्न देखिए, पशु के मुंह में सभी दांतों का उपस्थित होना कहलाता है ब्रोकन माउथ, गूमर, फुल माउथ और डेंटल मेड। तो मुंह में सभी दांतों का उपस्थित होना कहलाता है फुल माउथ। अगला देखिए, पशुओं को चिन्हित करने की सबसे सर्वोत्तम विधि कौन सी है? ब्रांडिंग, ईयर नोचिंग, टैगिंग और टैटूइंग। तो पशु को जो चिन्हित करने की सबसे सर्वोत्तम विधि है वो है टैटूइंग। अगला प्रश्न देखिए, चिन्हित करने की ईयर नोचिंग विधि का प्रयोग कराया जाता है गोवंश में, भेड़ बकरी में, सुअर में और ऊंट में। तो आंसर राइट हो जाएगा ईयर नोचिंग सुअर में
और सूअर के कान पर वी आकार का निशान बनाया जाता है। दागना विधि से पशु को चिन्हित करने पर पशु की उपयुक्त उम्र होनी चाहिए 3 से 12 सप्ताह, 10 से 15 दिन, 3 से 4 माह, इनमें से कोई नहीं। तो उसकी उम्र होनी चाहिए 3 से 12 माह होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 3 से 12 माह। तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा ए वाला। किस पशु में पहचानने के लिए कान पर वी आकार का निशान लगाया जाता है? तो अभी मैंने आपको बताया ईयर नोचिंग विधि में सूअर में लगाया जाता है। पशु का बीमा कराने के लिए कौन सी क्रिया आवश्यक है? सींग रोदन, चिन्हित करना, खुररा करना और पशु का बध्यकरण करना। तो देखिए, पशु का बीमा कराने के लिए जो सबसे ज़्यादा आवश्यक है वो है पशु को चिन्हित कराना। निम्न में से कौन से दांत जन्म से ही स्थायी होते हैं? तो देखिए, 4 प्रकार के दांत होते हैं, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो जिसमें जो मोलर जो दांत होते हैं वो जन्म से ही स्थायी होते हैं। तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा अपना सी वाला। अगला प्रश्न देखिए, डंपेल कहलाती है दूध निकालने का यंत्र, दूध निकालने की विधि, दूध निकालने में प्रयोग होने वाली छोटे मुंह की बाल्टी, इनमें से कोई नहीं। तो डंपेल कहलाता है दूध निकालने में प्रयोग होने वाली छोटे मुंह की बाल्टी। अगला देखिए, स्तन ग्रंथियां किसका बदला हुआ रूप है? क्यूटिनिस ग्रंथि, तेल ग्रंथि, डर्मिस और सूडोरीफेरस। तो जो स्तन ग्रंथियां होती है वो सूडोरीफेरस का बदला हुआ रूप है। अगला देखिए, दुग्ध स्त्राव का प्रारंभ कहलाता है गैलेक्टोजिनेसिस, गैलेक्टोपियोसिस, लैक्टोजिनेसिस, इनमें से कोई नहीं। तो दुग्ध स्त्राव का जो प्रारंभ होता है वो कहलाता है लैक्टोजिनेसिस। अगला देखिए, गाय की दुग्ध नलिकाओं में पाया जाता है पानी, रक्त, दूध, दूध व रक्त। तो गाय की जो दुग्ध नलिकाएं होती है उसके अंदर रक्त पाया जाता है। और कभी आपसे पूछा जाए तो रक्त कौन सा होता है, तो ये अशुद्ध रक्त पाया जाता है। अगला देखिए, स्तन ग्रंथियों की उत्पत्ति होती है एंडोडर्म से, एक्टोडर्म से, मेसोडर्म से और इन उपरोक्त सभी से मिलकर। तो जो स्तन ग्रंथियों की जो उत्पत्ति होती है वो होती है एक्टोडर्म से। अगला देखिए, छोटे थन वाले पशुओं में दूध निकालने की कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? चुटकी विधि, अंगूठा विधि, मशीन विधि और पूर्ण हस्त दोहन विधि। तो याद रखिए, चुटकी विधि का प्रयोग छोटे थन वाले पशुओं में किया जाता है। नवजात बछड़े में कौन दस्तावर व रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम करता है? खीस, पानी, दूध और दवा। तो आंसर राइट हो जाएगा खीस। तभी तो नवजात बछड़े को शरीर भार का जन्म होने के बाद कुछ समय यानी लगभग 1 से 2 घंटे के भीतर 1/10 भाग खीस पिलाया जाता है, क्योंकि खीस नवजात बछड़े में एक तो रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करती है तथा ये एक दस्तावर का काम करते हैं।